वॉइस खुली हुई है? आवाज़ खुली हुई है? यहाँ से खुली हुई है आवाज़? ऑन है ना? ऑन है आवाज़? यहाँ से देखो ऑन है कि नहीं। यहाँ से तो जा रही है। ऑन है। हाँ जी, लाइव हो गए। आ गए हैं सब लोग। कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं? कॉपी पेन तैयार? कमेंट्स का सेक्शन दिखवा देना आकाश। कमेंट्स का सेक्शन दिखवा देना। कितने लोग आ गए हैं? वेलकम, गुड इवनिंग, हेलो। विक्रांत नमस्ते, निधि नमस्ते, विकास नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते सबको। जल्दी से जुड़ो, कॉपी पेन ले लो साथ में, फटाफट से नोट्सों को बनाते रहना है। आवाज़ ठीक है मेरी? गुड इवनिंग सलोनी, अंशु गुड इवनिंग। आवाज़ ठीक है? आवाज़ वॉइस सही आ रही है? आई एम नेक्स्ट आईएएस। हेलो नेक्स्ट आईएएस, डेफिनेटली यू विल बी। इसको क्लास को मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना है आप लोगों को। बस ये काम करना है कि इसे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या सिविल का एग्जाम देने वाले हैं, राम राम, तो उनको शेयर कर देना है मैक्सिमम। ओके। और क्लास जब तक खत्म ना हो जाए कोई बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, ध्यान रखना। पूरी नोट्स बनाने हैं सही से। आज वो टॉपिक चलेंगे जो बहुत बढ़िया लेवल पे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, सिविल लेवल पे मैं पढ़ाऊंगा, यूपीएससी पीसीएस लेवल पे पढ़ाऊंगा, तो नीचे के जितने भी एग्जाम्स हैं वो आराम से क्लियर होंगे। बढ़िया लेवल पे पढ़ो, एक ही बार में अच्छा पढ़ो, बहुत बढ़िया। वॉइस क्लियर? सोनिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करें फिर। कितना टाइम हो गया? हाँ, 2 मिनट हो गई ना ऊपर। चलो 2 मिनट हुई हैं अभी, 1-2 मिनट और देख लेते हैं जो लोग जुड़ रहे हैं फटाफट से। 1-2 मिनट और देख लेते हैं। शेयर कर दो बच्चों मैक्सिमम इस वीडियो, इस क्लास को मैक्सिमम बच्चों को शेयर कर दो। यूट्यूब पे अपने शेयर कर दो, या अपने फ्रेंड्स के जो सर्कल हैं, जो ग्रुप हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको शेयर कर दो। क्योंकि आपको पता है मेरी क्लासें बहुत कम आती हैं लाइव, और कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे ही नहीं आता। तो जिसको भी फायदा होगा वो बढ़िया फायदा होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हापुड़, ओके, शेयर कर दो इसको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शेयर कर देना मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम बच्चों को क्लास मिल पाए। और क्लास की तरह लेना, मैंने पहले भी समझाया है, जब भी लाइव सेशन कोई आया करे तो आपको कोशिश करनी है कि एक क्लास जैसे हम पर्टिकुलरली ऑफलाइन लेते हैं वैसे ही ये क्लास लेनी है। हमें मान के चलना है कि हम टीचर के सामने बैठे हैं, और बिल्कुल नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा। हर चीज के नोट्स, मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा, क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो भी बताऊंगा, उसके साथ इनको डिस्कस भी करेंगे फिर। ओके। गुड इवनिंग निशी, गुड इवनिंग, जय भीम सेंटी। वॉइस क्लियर है? बस आपको शेयर कर देना है, लाइक कर देना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि यूट्यूब पे प्रमोशन होता रहे और हम लोगों की भी हिम्मत बनी रहे कि हम मैक्सिमम लाइव आ पाए। क्योंकि अगर ज्यादा व्यूज आएंगे तभी हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, वरना अगर ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे तो हम भी लाइव आने की कोशिश नहीं करेंगे ना। आप लोग भी समझो। अगर मुझे लगता है कि हाँ व्यूज आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं क्लास को, तो मैं आऊंगा। शोर नहीं करना है बिल्कुल विक्रांत। शोर नहीं करना है। ओके, शुरू करें? चलिए, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, शुरू करते हैं हम लोग आज की चीजों को। कहां कहां से हमें क्या करना है। हाँ भाई, करें शुरू टॉपिक को। नोट्स क्लियर?
स्टार्ट। चलो देखो, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि आर्टिकल जब 352 लागू होता है, मैं बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ना सब लोग, आराम से नोट्स बनाना, ओके। जब राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, तो हमने दो चार चीजें पढ़ ली थी, वो गौर से समझो। राष्ट्रीय आपातकाल हमने कहा इसकी उद्घोषणा, थोड़ा सा रिवीजन ले रहा हूं, उद्घोषणा इसकी कौन कर सकता है आज की डेट में? तो आपको पता है भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन पहले और आज में ये अंतर है कि जो बहुत सारे चेंज हुए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, उनमें यह हो गया कि अब राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को जो करेगा वो उद्घोषणा मंत्रिमंडल, याद रखो ये शब्द क्या है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से करेगा, मंत्रिमंडल की लिखित रिकमेंडेशन से करेगा ऐसी किसी भी उद्घोषणा को, जबकि उससे पहले वो मंत्री परिषद की सिफारिश से कर सकता था बिना किसी लिखित के। तो ये मंत्रिमंडल यानी कि ये जो शब्द है ना, इस शब्द का मतलब क्या है इंग्लिश में? कैबिनेट। कैबिनेट और काउंसिल दो शब्द होते हैं। तो कैबिनेट की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 352 में है, इसके अलावा किसी आर्टिकल में नहीं है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दूसरा, इसका फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमने लास्ट क्लास में पूरा पढ़ा था। फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इंटरनल इमरजेंसी है तो क्या है, एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो क्या है, वो सब आपने पढ़ा था। क्लियर सी बात है। फंडामेंटल राइट जब लागू होते हैं तो अगर आंतरिक आपातकाल है, इंटरनल इमरजेंसी है, तो आपको पता है आर्टिकल 358 लागू होता है जो आर्टिकल 19 को बैन करता है। और बाकी किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर आपको बैन करवाना है तो राष्ट्रपति उसके लिए एक उद्घोषणा जारी करेंगे जो आर्टिकल कौन से 359 के अनुसार होगी। पक्का? और अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो यह आर्टिकल लागू नहीं होता है, सीधा इसी आर्टिकल से आपको फंडामेंटल राइट्स को बैन किया जाएगा। ये बातें यहां तक क्लियर है सबको? कमेंट में बोलते रहना है यस, बस इतना सा, और बाकी नोट्स बनाने हैं, ओके। अब मैं आज का जो क्लास लेके चल रहा हूं, आज मैं ये कोशिश, मतलब ये आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पिछली बार हमने पढ़ी, इसकी समाप्ति कैसे होगी। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी, ये आपका पॉइंट है आज का, और इसी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? पक्का? मैंने फिर कहा, ज्यादातर बच्चे अगर व्यूज पे आएंगे, ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमें आसानी होगी आने में, खासतौर से मुझे टाइम निकालना आसान हो जाएगा, फिर मैं टाइम निकालूंगा ज्यादा। अगर ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचवा दें क्लास को जरूर, और वो बच्चे हों जो नोट्स बनाएं और मेहनत से पढ़ें। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो ऑफलाइन नहीं आ सकता, दूर बैठा हुआ है, तो वो उसको बना सकता है आराम से। देखो, अब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी, इस बात को समझना गौर से। देखिए, पहला तो यह है कि उद्घोषणा की समाप्ति एक दूसरी उद्घोषणा से होगी। उद्घोषणा की समाप्ति एक दूसरी उद्घोषणा से होगी, यानी दूसरा डिक्लेरेशन उसके लिए देना पड़ेगा, और दूसरा डिक्लेरेशन कौन देंगे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। पॉइंट नोट हुआ कि उद्घोषणा की समाप्ति कभी भी राष्ट्रपति कर सकते हैं एक दूसरी उद्घोषणा देकर। दीपक राम राम, बेटा पढ़ लो अब दीपक गौर से, ओके। दूसरी उद्घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी कर सकते हैं, और ऐसी उद्घोषणा को वापस करने के लिए राष्ट्रपति को किसी लिखित सिफारिश जो है मंत्रिमंडल की, उसकी आवश्यकता नहीं है। यानी जब लगाना है तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए, लेकिन जब राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापसी की लेनी है तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से एक दूसरी उद्घोषणा से इसको वापस कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट समझो, पॉइंट नंबर 2, ये जो प्रावधान किया गया है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब से पहले क्या था कि कोई भी इमरजेंसी अगर लगी तो उसे राष्ट्रपति ही वापस ले सकता था। संसद की ताकत ये तो है कि वो उसे अप्रूवल करवा के आगे बढ़वा दे, लेकिन संसद की ताकत उसे हटाने की नहीं थी। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक ताकत दी गई लोकसभा को। किसको दी गई? लोकसभा को ताकत दी गई कि अगर वो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करवाना चाहती है तो उसके हाथ में भी कुछ ताकत होनी चाहिए। हो सकता है राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल ने जबरदस्ती इमरजेंसी लगा रखी हो जिसकी आवश्यकता ना हो, तो उस चीज को करने के लिए 44th अमेंडमेंट
बड़ा बड़ा लिखूं? अच्छा मोटा, चलो अभी तो मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूं गौरव, अभी लिखूंगा तो बता दूंगा। तो 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा लोकसभा को ताकत दी गई कि वो इसे समाप्त करवा सकती है। देखो कैसे। सबसे पहली बात, ऐसा कोई प्रस्ताव जिससे 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करवाना हो, तो ऐसा कोई प्रस्ताव लोकसभा के कितने सदस्यों के द्वारा, देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गौर से सुनना, कि लोकसभा के कितने सदस्यों के द्वारा ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो याद रखें, ऐसा कोई प्रस्ताव लोकसभा के टोटल मेंबर्स का 1/10, 1/10 के द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव सबसे पहली बात तो प्रस्तुत होना चाहिए। नोट हुआ पॉइंट? अगर राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करवाना है लोकसभा को, तो उसके टोटल मेंबर्स का 1/10 के द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पास होना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रस्ताव आना चाहिए लोकसभा में। क्लियर है? गौर से सुनो। अब अगर बैठक चल रही है लोकसभा की, अगर बैठक चल रही है तो यह प्रस्ताव आएगा लोकसभा अध्यक्ष के पास। अगर बैठक चल रही है तो प्रस्ताव आएगा लोकसभा अध्यक्ष के पास। और अगर बैठक नहीं चल रही है, याद रखना, अगर लोकसभा का सत्र नहीं है, तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है और फिर भी लोकसभा के कुछ मेंबर चाहते हैं कि भाई जो इमरजेंसी लगी हुई है उसे बंद करवा दिया जाए, तो 1/10 मेंबर्स जो प्रस्ताव दें, वो प्रस्ताव अब जाना चाहिए भारत के राष्ट्रपति के पास। तो क्या बात समझ में आई कि यदि लोकसभा ऐसे किसी उद्घोषणा को जो कि नेशनल इमरजेंसी की चल रही है उसे समाप्त करवाना चाहती है, तो ऐसा प्रस्ताव यदि बैठक है, सेशन है, तो अध्यक्ष के पास जाएगा। अगर सेशन नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा प्रस्ताव जाएगा, लेकिन उस प्रस्ताव पर टोटल मेंबर्स के 1/10 के सिग्नेचर होने चाहिए। पहली बात क्लियर है? उसके बाद वो प्रस्ताव आगे आ जाता है। हाँ, 1/10 मतलब 55, बिल्कुल ठीक। लोकसभा के टोटल मेंबर्स का 1/10 करेंगे, 545 का 1/10 तो 54.5 आएगा, यानी 55 आ जाएंगे। तो 55 मेंबर ऐसा प्रस्ताव सबसे पहली बात तो प्रस्तुत कर दें। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव पर मतदान कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है हमारे सामने, क्योंकि हमें पता है कि संसद में जो भी काम होता है वो मतदान के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो मतदान कैसे होगा? नमस्ते प्रमोद, नमस्ते, शेयर करते रहना, पढ़ते रहना ध्यान से। नमस्ते जिशान, नमस्ते। अब सुनो, अब ये मतदान कैसे होगा? तो लोकसभा जिस प्रस्ताव को लाई है, क्या हटाने के लिए? आर्टिकल 352 को समाप्त करने के लिए लाई है ना। तो उस पर मतदान जो होना चाहिए वो लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। किस बहुमत से पास होना चाहिए? साधारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर लोकसभा नेशनल इमरजेंसी को हटवाना चाहती है तो 1/10 मेंबर्स प्रस्ताव लाएं, उसके बाद जब वोटिंग हो तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो, साधारण बहुमत से हो। अब साधारण बहुमत क्या होता है आपको पता है, कि जितने लोग प्रेजेंट हुए और जितने लोगों ने वोट डाला, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% से एक ज्यादा, पक्का ना। अब अगर 545 हैं, हम कह रहे हैं प्रेजेंट हो रहे हैं केवल 500 और वोट डाल रहे हैं केवल 300, तो 300 का 50% प्लस 1 यानी 151। केवल 151 लोग अगर इसे पास कर दें तो आपातकाल उसी समय हटा हुआ माना जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? नहीं, एक चीज और, हाँ, अगर 151 लोगों ने इसको पास कर दिया तो लोकसभा से पारित हो गया। अब अगर लोकसभा से पारित हो गया तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा करनी पड़ेगी इसे समाप्त करने की। यानी ऐसा आपातकाल किसी भी कंडीशन में लागू नहीं रह सकता जिसको लोकसभा ने अनुमोदित कर दिया हो हटाने के लिए, अपने टोटल मेंबर्स के प्रेजेंट एंड वोटिंग के 50% प्लस 1 से पास कर दिया हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि 44वें संविधान संशोधन ने लोकसभा को ताकत दी है कि वो आपातकाल को हटा सकती है। यह बात समझ में आ रही है? आपातकाल को हटा सकती है। लेकिन अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, गौर से समझना। देखो, आपातकाल लगाना और आपातकाल हटाना, ये दो प्रस्ताव हैं। गौर से समझना, जब आपातकाल लगाने का प्रस्ताव आएगा तो आपको पता है वो लोकसभा व राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए था,
पहला पॉइंट पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो आपातकाल लगाने का प्रस्ताव आएगा, आपातकाल चलेगा, उसको लोकसभा राज्यसभा संसद के दोनों सदनों से पास होना चाहिए और हटाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा से पास हो जाए। अंतर क्लियर है? बिल्कुल पक्की बात है ना? समझ में आ रहा है सबको? सोनिया, जिशान, हैप्पी, सब लोग क्लियर है? सो नहीं जाना, नींद नहीं ले लेना, बोलते रहना, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात समझो कि अगर ये प्रस्ताव जो लगाने वाला आया था वो, याद रखो, वो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास हुआ था। कैसे बहुमत से? विशेष। और विशेष बहुमत आपको पता है टोटल का 50% प्लस 1 होता है, और जब प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना होता है? 2/3 होता है। पक्की बात है? और जब यह हटाने वाला प्रस्ताव आएगा तो लोकसभा में किससे होना चाहिए? केवल साधारण बहुमत। किससे होना चाहिए? केवल साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। दोनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं? समझ में आ गई बात सब बच्चों को? सब लोग कॉपी पेन लेके नोट कर रहे हैं ना? नोट करते चलना है और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों पे क्लास चली जाए, ये ध्यान रखना है बस। ओके, क्लियर? नोट कर लिया है? नोट कर लिया है सबने? आगे चलूं यहां से आगे चलें? क्लियर? चलो अगली में चलते हैं। इससे अगला पॉइंट चलाता हूं। यहां तक नोट करना है तो कर लेना है। अगला पॉइंट चला रहा हूं। कितने बच्चे हैं? अच्छा, इसमें नीचे एक वो नहीं आ सकता, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर? नीचे एक लाइन नहीं चल सकती यहाँ पे? हाँ, सामने शेयर इट मैक्सिमम। हाँ जी, ये नोट हो गया? ये नोट हो गया पक्का? चलें आगे। अगला पॉइंट समझो गौर से। तो हटाने की उद्घोषणा राष्ट्रपति को दूसरी उद्घोषणा करनी पड़ेगी। या तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकते हैं, या लोकसभा भी आज की डेट में सक्षम है कि वो ऐसे उद्घोषणा को हटवाने के लिए अपने वहां से प्रस्ताव पास करवा सकती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अब अगला पॉइंट है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, आर्टिकल 352 लगा हुआ है, ओके, आर्टिकल 352 अगर लगा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 यदि चल रहा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अब प्रभाव किस पर पड़ेगा? सबसे पहली बात यह समझनी है। जनरली तुम लोग ये जानते हो, सब लोग ये जानते हैं कि भारत में एक व्यवस्था चलती है जिसे आप कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था, जो कि भारत में पूरी तरीके से नहीं है ना? हम परिसंघीय कह सकते हैं भारत की शासन व्यवस्था को, क्वासी फेडरल कह सकते हैं। अमेरिका की तरह से प्योर फेडरल नहीं है। भारत ने एक शब्द अपनाया है यूनियन, ना कि फेडरेशन। जो अमेरिका अपनाता है फेडरेशन, हम अपनाते हैं यूनियन कनाडा से। दोनों में क्या अंतर है? रिवाइज करो। अमेरिका में राज्य ताकतवर हैं और केंद्र उनके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकता। भारत में राज्य ताकतवर नहीं है। जनरली राज्यों को शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन हमारे यहां केंद्र ताकतवर है, इसीलिए हम भारत की व्यवस्था को प्योर संघीय ना कह के परिसंघीय कहते हैं। लेकिन फिर भी संघीय शासन व्यवस्था वो है जिसमें संविधान केंद्र व राज्य में क्या करता है? शक्तियों का बंटवारा। क्या करता है भाई? शक्तियों का बंटवारा करता है केंद्र और राज्य में। इसे आप संघीय शासन व्यवस्था बोलते हो। बहुत सीधी सी बात है। अब जो शक्तियों का बंटवारा है वो 3 लेवल पे होता है। 3 तरह की शक्तियों का बंटवारा होता है। पहली आपको पता है कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, समझते हैं सब लोग? एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरी आपको पता है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। और तीसरी आप समझ लीजिए कौन सी होती है? आपका वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति? वित्तीय, फाइनेंस। समझ रहे कि नहीं? ये 3 प्रकार की शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच में। कंफ्यूजन में नहीं आना।
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो तो विषय है कि भाई संघ के पास 100 विषय है, राज्य के पास 61 है, समवर्ती यानी दोनों में 52 है। ओके, ब्रिटेन से लिया गया है संघीय, अरे दीपक ब्रिटेन से कहां ली गई है संघीय शासन व्यवस्था? कनाडा से ली गई है। ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। संसदीय वो अलग है। संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रधान होते हैं, एक नाम का एक काम का, मंत्रिमंडल ताकतवर होता है। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, ना कि यूनियन सिस्टम लिया है। यूनियन सिस्टम हमने कनाडा से लिया है। और 350 एकता चौधरी लेजिस्लेटिव, हाँ 352 सॉरी जो हमारा 1935 का शासन अधिनियम था उससे हमने संघीय शासन व्यवस्था ली है ना। लिखवाया तो है, करवाया तो है तुम लोगों को, फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो बेकार में। ध्यान से पढ़ो यार, क्या करोगे पेपर में जाके। हाँ जी, कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति, इनको एक एक को डिस्कस करूंगा मैं फिर कह रहा हूं पेपर का लेवल जो है उससे भी बहुत ऊपर लेवल पे क्लास में ले रहा हूं। तुम लोगों का यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, या पीसीएस है, या सिविल का पेपर है, सिविल प्रीलिम्स और मेंस तक की चीजों को लिख लोगे यहां से आराम से उनको, लेकिन करते चलो। देखो अब गौर से सुनो, कार्यपालिका शक्ति को पहले डिस्कस करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स का क्या मतलब होता है और इसका मतलब है क्या? 2-3 चीजें बताऊंगा, गौर से सुनना। इस क्लास को मैक्सिमम बच्चों को शेयर करते रहना है। इतना कोशिश जरूर करना है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये क्लास पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाए, ताकि मैं अगली क्लास ले आऊं। वरना मैं क्लास नहीं लाऊंगा आगे, ध्यान रखना, फिर तुम ही लोग करते रहना अपने आप। हाँ जी, देखो अब कार्यपालिका शक्ति का मतलब क्या है। कार्यपालिका शक्ति का मतलब है कि केंद्र जो कानून है या जो विधि है उसको लागू करवाता है, उसका पालन करवाता है, और ऐसे ही राज्य भी जो है जो कानून है या विधि है उन्हें लागू करवाता है। राज्य लागू करवाता है जो राज्य ने कानून बनाए हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल ने बनाए हैं, है ना। जनरल नॉर्मली समय में राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बनाता है, और केंद्र के लिए कानून बनाता है केंद्र का विधानमंडल। केंद्र विधानमंडल जिसे आप कहते हैं संसद, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर सेंट्रल के लिए कानून बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए कानून बनाती है। पक्का? अब सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टेट को कभी भी कोई निर्देश नहीं देती है नॉर्मल कंडीशंस में। थोड़े बहुत निर्देश जरूर देती है, क्योंकि हमारी संविधान एकात्मक की तरफ झुका हुआ है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है ना। क्यों? क्योंकि हमने कहा हमने यूनियन अपनाया है, केंद्र को ताकतवर बनाया है। तो सामान्य समय में, आप कहें सामान्य समय में जब 352 लागू नहीं है, तो केंद्र राज्य को कुछ निर्देश देता है, कुछ निर्देश सम, लेकिन सारे नहीं देता है। अब यह बात गौर से समझो कि अगर 352 लागू है, बहुत गौर से समझना जो मैं बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 352 लागू है, 352 लागू है, तो केंद्र की राज्य को निर्देश देने की पावर, इंस्ट्रक्शन देने की पावर एब्सोल्यूट हो जाती है। एब्सोल्यूट का मतलब पूरी तरीके से निरंकुश हो जाती है, और केंद्र राज्य को हर बात पर निर्देश दे सकता है। केंद्र राज्य को हर एक तरह से कानून पर कुछ भी करने के लिए निर्देश दे सकता है, और राज्य को केंद्र की बात मानना अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात, पहली बात समझे, केंद्र राज्य को प्रत्येक विषय पर निर्देश देने की शक्ति में आ जाएगा। दूसरी बात, क्या राज्य की कार्यपालिका, क्या राज्य की कार्यपालिका जिसमें कि कौन होता है? राज्यपाल होता है, सीएम होता है, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। पक्का? क्या राज्य की कार्यपालिका को निलंबित कर दिया जाएगा और सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली जाएगी? क्या राज्य की कार्यपालिका को निलंबित करेंगे? नहीं, राज्य कार्यपालिका निलंबित नहीं होगी, लेकिन राज्य कार्यपालिका पूरी तरीके से केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हर तरह से निर्देश देगी, और राज्य की कार्यपालिका को केंद्र के निर्देशों को मानना जरूरी है। राज्य की कार्यपालिका को केंद्र के निर्देशों को मानना जरूरी है, जबकि नॉर्मल समय में केंद्र उसे थोड़े बहुत निर्देश देता है, लेकिन आर्टिकल 352 अगर लागू है तो वह निर्देश उसे अधिक हद तक दे सकता है। चलो, तुम्हारी नींद खोलने के लिए एक सवाल पूछता हूं मैं तुम लोगों से, मुझे इस सवाल का जवाब दो। बात समझ में आ रही है? एक सवाल का जवाब देना। देखो, हमें यह पता है कि आर्टिकल 352 पूरे देश में
या देश के एक हिस्से में या किसी हिस्से में लागू हो सकता है। मेरा क्वेश्चन यह है कि यदि दो राज्यों पर हमने कहा बॉर्डर के राज्य हैं, हमने कहा अरुणाचल प्रदेश है या हमने कहा सिक्किम है, और वहां चाइना को लेके हमारी टेंशन चल रही है, युद्ध होने वाला है या युद्ध की स्थिति बन गई है, तो हमने इन दोनों राज्यों में आर्टिकल 352 इंपोज करके नेशनल इमरजेंसी लगा दी। पक्का? हमें पता है नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में भी लग सकती है, देश के एक छोटे हिस्से में भी लग सकती है। तो इन दोनों राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में, हमने नेशनल इमरजेंसी लगा दी आर्टिकल 352 के अनुसार। मेरा सवाल यह है कि देश के जब थोड़े से हिस्से पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एग्जीक्यूटिव पावर्स, किसकी? सेंटर की, राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर हावी हो जाती है और वो उसे 100% एब्सोल्यूट पावर से निर्देश दे सकता है, हर तरह से दे सकता है। तो इस स्थिति में क्या वो निर्देश केवल उसी हिस्से पर यानी उसी कार्यपालिका पर होगा जिस कार्यपालिका पर 352 लगी हुई है, यानी केवल इन दोनों राज्यों में होगा, या पूरे भारत की कार्यपालिका को निर्देश देने का अधिकार आ जाएगा? सवाल गौर से सुना या नहीं सुना? क्या कहा मैंने कहा जम्मू कश्मीर में 352 लागू है, 352 नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। सपोज जम्मू कश्मीर, चलो संघशाही प्रदेश हो गया, उसको छोड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, ओके, सिक्किम की बात करते हैं। तो मुझे बताओ कि जिस इलाके में 352 लगी हुई है, केवल उसी राज्य की कार्यपालिका के ऊपर संघ की कार्यपालिका का विस्तार हो जाएगा, यानी केवल उसे ही निर्देश दे सकती है, या तमिलनाडु में भी दे सकती है? सवाल ऐसे समझ लो कि अगर ये भारत है और हमने कहा यहां अरुणाचल प्रदेश में 352 इंपोज हो रखा है, तो केवल अरुणाचल प्रदेश की कार्यपालिका ही संघ की कार्यपालिका के कंट्रोल में आएगी, या पूरे भारत की कार्यपालिका को वो निर्देश दे सकते हैं बेशक यहां इमरजेंसी नहीं लगी हुई है? यस या नो में लिख दो। अगर दे सकते हैं पूरे भारत में तो यस, और नहीं, अगर केवल उसी को देना है जहां 352 लगी है तो नो। ओनली अप्लाई आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम पर लगेगी। आरती चौधरी, आरती तोमर कह रही है पूरे पे, अरुणाचल कह रहा है केवल, अरुण कह रहे हैं एक पे। अरे बाकी लोग कहां सो गए क्या जाके? बाकी लोग कहां पहुंच गए? मैंने कहा था क्लास इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास ध्यान से लेना। तुम लोग सुन नहीं रहे हो, सो रहे हो शायद। बाकी कहां गए सब? बताओ जल्दी आंसर। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार केवल उसी हिस्से पर होगा जिस हिस्से पर कार्यपालिका कि जिस हिस्से पर 352 इंपोज है, या पूरे भारत पर होगा। अब सोचने वाली बात है कि 352 केवल इस हिस्से में लगी हुई है तो तमिलनाडु में क्यों इंपोज होगा? नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। तो यह बात बहुत गौर से सुन लो कि 352 जो है, अगर 352 इंपोज हो गया, नो नो नो, सबका नो आ रहा है, सबका नो आ रहा है, वेरी गुड, बढ़िया। यस नो, यस नो। यस वाले कह रहे हैं पूरे देश पे लगेगी, नो वाले कह रहे हैं पूरे देश पे नहीं लगेगी। तो गौर से सुनो सब लोग, अगर 352 लागू है, चाहे वो देश के एक हिस्से में लागू है, चाहे वो पूरे देश में लागू है, याद रखना संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पूरे देश में हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पूरे देश में हो जाएगा। क्या बोला मैंने? जो लोग नो कह रहे हैं गौर से सुनो, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पूरे देश में हो जाएगा, चाहे आर्टिकल 352 देश के किसी छोटे हिस्से पे लगा है या पूरे देश में लगा है। तो पूरे देश में लगा है तो आपका दिमाग चल जाएगा, हाँ जी पूरे देश में होगा। लेकिन जब सवाल उल्टा घूम के आए कि किसी छोटे हिस्से पर 352 लागू होने पर, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर संघीय कार्यपालिका का विस्तार किस इलाके तक पहुंच जाता है, तो आप समझे पूरे देश पे पहुंच जाता है। क्लास को आप लोगों ने अपने दोस्तों तक पहुंचा दिया कि नहीं? जो बाकी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दिया इसको। मैक्सिमम व्यूज आने चाहिए, अगर व्यूज नहीं आए ना तो क्लास नहीं लूंगा अगली, ध्यान रखना, तुम भी लोग नुकसान में जाओगे। यहां पे मैं रिवीजन ले रहा हूं तो बेहतर है रिवीजन लेते रहो और कुछ इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो। कल सलमान सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल होना चाहिए, तुम लोग बकवास इस्तेमाल कर रहे हो इसका। है पढ़ लो, पढ़ना ही काम आएगा, बाकी सब बेकार है। हाँ जी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
क्लियर है ना? तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक हो जाता है? पूरे देश में हो जाता है, केवल उस हिस्से पर सीमित नहीं रहता। तो आपको एक मोटी सी बात समझ लेनी है कि देश का जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है हमारे देश में, यानी जो यूनिटरी सिस्टम, जो हमारा यूनियन सिस्टम है, कैसा सिस्टम है? यूनियन, यानी संघ और राज्य में, केंद्र राज्य में बंटवारा है, वो तुरंत बदल जाता है एकात्मक में। किसमें बदल जाता है? यूनिटरी। किसमें बदल जाता है? यूनिटरी। तो जब सवाल यह आ जाए कि देश की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां हो जाएगा, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पूरे भारत में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूरे भारत में, चाहे आर्टिकल 352 छोटे हिस्से पे लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल चाहे पूरे पे लगा हो। बात समझ में आई? अगले पॉइंट पे चलूं। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार सभी पे हो जाएगा। एक सवाल और, अगर सवाल इस तरीके से आ जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पूरे देश के राज्यों की कार्यपालिका पर हो जाता है, तो क्या राज्य की कार्यपालिकाओं को, यानी राज्य की सरकार को निलंबित कर दिया जाता है? ऐसा अगर कोई सवाल आ जाए कि भाई क्या राज्य की सरकार को निलंबित कर दिया जाता है, तो कहेंगे नहीं, राज्य सरकारें रहती हैं, मुख्यमंत्री भी रहता है, मंत्री भी रहते हैं, राज्यपाल भी रहते हैं, लेकिन उनकी कार्यपालिका शक्ति जीरो हो जाती है। उन्हें वही करना पड़ेगा जो केंद्र कहेगा। क्लियर? और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तब बात दूसरी है कि आर्टिकल 356 या 365 लगाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। पक्का? चलें आगे। क्लियर हुआ? अब देखिए विधायी शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लेजिस्लेटिव पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखो गौर से, और इस बात को ध्यान से समझना। देखिए नॉर्मल समय में लेजिस्लेचर जो है, आपको पता है संघ का लेजिस्लेचर अलग होता है और राज्य का अलग होता है। पक्का? स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए कानून बनाता है, और संघ का लेजिस्लेचर, अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है सलमान सर, ये वो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? तुम्हारा पढ़ने में ध्यान नहीं है, आपस में कमेंटों पे ध्यान आ गया है। पढ़ने में ध्यान लगाओ। शिवम, पढ़ने में ध्यान लगाइए सब लोग। मैं कह रहा हूं नोट्स बनाओ, तुम लोग कमेंटों में लगे हुए हो। कमेंट केवल उतने कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो, बस। बाकी ध्यान यहां रखिए सब लोग। विधायी शक्ति का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव पावर का क्या मतलब है? इसका मतलब कि संघ के लिए कानून बनाती है संसद, यानी कि पार्लियामेंट बनाती है, और राज्य के लिए कानून बनाता है राज्य की संसद। राज्य की संसद भी कह सकता हूं ना, राज्य का विधानमंडल जरूर थोड़ी कहूंगा मैं, राज्य की संसद बोल दूंगा, स्टेट लेजिस्लेचर। तो नॉर्मल ये कानून बनाते हैं। आपको पता है सामान्य समय में संघ के पास है 100 विषय कानून बनाने के लिए, राज्य के पास है 61 विषय। ये अपने अपने लेजिस्लेचर पे कानून बनाते हैं। पक्की बात है? अब दूसरी बात समझो, अगर आर्टिकल 352 लग चुकी है, फिर मैं कह रहा हूं चाहे देश के छोटे हिस्से पर लगे और चाहे पूरे देश पर लगे, कहीं भी लगे, गौर से सुनना है इस बात को, तो जो संसद की विधायी शक्ति है, यानी संसद की कानून बनाने की शक्ति है, वो शक्ति राज्य के इन 61 विषयों पर भी आ जाएगी। क्या कहा मैंने? जो संघ की कानून बनाने की शक्ति है, भाई 100 सब्जेक्ट तो है उसके पास, तो वो शक्ति राज्य के 61 विषयों पर भी आ जाएगी। क्लियर? इसका मतलब कि जो राज्य को अपने कानून बनाने की शक्ति है, जो बंटवारा दिया गया है विधायी शक्तियों का, वो राज्य की शक्ति अपने 61 सब्जेक्ट जो हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति अब किसको प्राप्त हो जाएगी? संसद को। तो संसद संघ के साथ साथ राज्यों के लिए भी कानून बनाएगा, यानी भारत के संसद का बनाया गया कानून अब संघ के साथ साथ राज्यों पर भी प्रभावी होगा। पहला सवाल ये, बात आई समझ में कि नहीं आई? राज्यों पर भी प्रभावी होगा। इसका मतलब फिर वही बात आ गई कि भारत की संघात्मक व्यवस्था किसमें चेंज हो गई? एकात्मक व्यवस्था में। जो फेडरल या हमारा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी में चेंज हो जाएगा। पक्का? दूसरी बात सुनो, क्या इस स्थिति में राज्य के विधानमंडल को भंग कर दिया जाएगा?
क्या इस स्थिति में राज्य के विधानमंडल को भंग कर दिया जाएगा, यानी कि एमएलए और एमएलसी को भंग कर दिया जाएगा? नहीं, राज्य का विधानमंडल रहेगा, राज्य विधानमंडल बैठा रहेगा, लेकिन वो कानून बनाने की शक्ति नहीं रखेगा। नॉर्मल कानून अगर वो बनाता भी है तो ये बात यह होनी चाहिए कि जो वो विधानमंडल कानून बना रहा है वो उस समय जो आर्टिकल 352 के समय संघ ने कानून बनाया है उससे उलट ना हो। अगर उससे उलट हुआ यानी अपोजिट हुआ तो संघ का कानून प्रभावी होगा। क्लियर? तो मोटे मोटे तौर पर यह बात आई कि राज्य की विधायी शक्ति निलंबित हो जाती है और सारी शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? केंद्र के हाथ में आ जाती है। सबको समझ में आ रहा है? पक्का? सूरज, दीपक, रोहित, आनंद, जिशान, क्लियर हुआ ना? हाँ जी, क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है बात? अब दूसरी बात सुनो, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कहा इमरजेंसी चल रही है, पावर खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल, पावर खत्म हो जाएगी ज्योति, लेकिन राज्य विधानमंडल रहेगा, एमएलए रहेगा, एमएलसी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन पावर खत्म हो जाएगी, पावर संसद के पास आ जाएगी। अब दूसरी बात सुनो, इमरजेंसी लगी हुई है और संसद ने राज्य के लिए कानून बनाया है। अब हम ये कहते हैं इमरजेंसी हट गई, हम क्या कह रहे हैं? इमरजेंसी हट गई, तो वो जो कानून संसद ने राज्य के लिए बनाया था वो आजीवन अमर तो नहीं रह सकता। अगर आजीवन अमर रह गया तो इसका मतलब तो वो तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। भाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी में कब चेंज हुआ? जब नेशनल इमरजेंसी 352 लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि देश की एकता को, सुरक्षा को, अखंडता को खतरा है। तो देश की एकता को, सुरक्षा को, अखंडता को खतरे से बचाने के लिए हमारा संविधान यह कहता है कि बिना किसी संविधान में संशोधन के आप संघात्मक से एकात्मक में चेंज हो जाओगे अगर 352 लगा हुआ है। यह बात समझ में आई? अब मेरा सवाल यह है, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, गौर से सुनो, कि जो आपातकाल 352 लगा है उसके समय में संघीय शक्ति, उसके समय में जो संघ की शक्ति राज्य की विधायिका पर प्रभावी हो जाती है, यानी कि संसद जो है राज्य के लिए कानून बनाती है। आपातकाल समाप्त होने के बाद, आपातकाल समाप्त होने के बाद वह कानून कितने समय प्रभावी रहेगा? सवाल इस तरीके से आया है, गौर से सुनना क्या सवाल आया है। देखो, आपातकाल के समय, और कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय, नेशनल इमरजेंसी 352। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विषयों पर बनाया गया कानून आपातकाल की समाप्ति पर कितने समय तक प्रभावी रहेगा? यह सवाल आया है। गौर से सुनो, कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूं जो तुमने पहले नहीं पढ़ा है, बहुत ध्यान से सुनना। सवाल मेरा क्लियर है? सब लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? विधायी शक्ति पर बनाया गया कानून कब तक प्रभावी रहेगा? सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है। पहला है तुरंत समाप्त हो जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा, यानी जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ वैसे ही केंद्र ने राज्य के लिए जो कानून बनाया है वो भी तुरंत समाप्त हो जाएगा और राज्य कानून प्रभावी हो जाएगा। दूसरा, 1 साल तक प्रभावी रहेगा। तीसरा, उस वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष समझते हो ना, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, प्रभावी रहेगा। और चौथा, नन, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बताइए, उसी समय प्रभावी हो जाएगा। सवाल यही है आपका, कितने समय तक प्रभावी रहेगा? आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहेगा? जल्दी बताओ आंसर्स फटाफट। 1 2 3 4, कौन सा आंसर होना चाहिए? कितने समय तक प्रभावी रहेगा? जल्दी से बताओ। कार्यपालिका विधायिका पर प्रभाव, विधायिका का प्रभाव चल रहा है। वेरी नाइस क्लास भैया जी। दीपक सिंह पढ़ ले बेटा, नाइस क्लास तो हमारी हमेशा रहेगी। जब तक पढ़ा रहे हैं नाइस ही पढ़ाएंगे, वरना फिर पढ़ाना छोड़ेंगे। जिस दिन नाइस नहीं पढ़ाएंगे उस दिन पढ़ाना छोड़ देंगे हम।
हाँ जी, तुरंत समाप्त हो जाएगा। भाई जैसे ही संसद ने कानून इसलिए बनाया था कि इमरजेंसी लगी हुई थी, वरना तो संसद को ताकत ही नहीं है ना राज्य विषय पे बनाने की, बना ही नहीं सकती है वो, है ना। उसकी कंडीशन अलग है कि राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो तब बना सकती है, राज्य के 2 विधानमंडल गए तब बना सकती है, अलग कंडीशंस है। वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का एक बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े एग्जाम्स में आता है, उसको डिस्कस करेंगे कभी। तो आंसर 4 दे रहे हैं, 6 1 दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, नन दे रहे हैं, फर्स्ट है 1, तुरंत समाप्त हो जाएगा। आंसर यही है ना, आंसर ये है भैया, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विषय पर, कौन से विषय पर, राज्य विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल की समाप्ति के कितने समय तक प्रभावी रहेगा। तो कुछ बच्चों ने बिल्कुल शुरू में ही आंसर दे दिया था 6 मंथ, इसलिए मैंने आंसर बदल दिया। तो 6 महीने तक प्रभावी रहेगा आपातकाल समाप्त होने पर, याद रखना। कुछ बच्चों ने आंसर पहले ही दे दिया, इसलिए मैंने चेंज ही कर दिया था ऑप्शन अपना। क्लियर हुआ। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय पर बनाया गया संसद का कानून राज्य सूची पर यदि बना है, किस पर बना है, राज्य सूची पर, तो वह आपातकाल समाप्ति के बाद 6 महीने प्रभावी रहेगा और 6 महीने बाद वह समाप्त हो जाएगा। यह वित्तीय वर्ष तो मैंने फंसाने के लिए दिया है, यह आंसर नहीं है, कोई भी नहीं है, यह आंसर है। क्लियर हुआ, बात आई समझ में। चलें आगे, यहां से फंसना नहीं सवाल में बिल्कुल भी इसको। ओके, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन समझो। अब आप एक बात मुझे बताओ और बहुत गौर से सुनना जो सवाल मैं बता रहा हूं। आपको पता है कि जब संसद का सत्र ना हो, सेशन ना हो और देश को किसी अचानक कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो कानून आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति बनाते हैं, जिसे आप कहते हैं अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस जारी करना। पक्की बात है ना। और ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति किसके विषय पर करते हैं, संघ के विषय पर, यानी जिनको बनाने की ताकत संसद के हाथ में है, जो 100 सब्जेक्ट हैं संसद के हाथ में। अगर भाई इन पर नॉर्मली कौन कानून बनाती है, संसद, लेकिन संसद कब बनाती है, जब संसद का सत्र चल रहा हो। और आपको पता है सत्र होते हैं 3, 45-50 दिनों के 3 सत्र होते हैं। बाकी समय में जब सत्र नहीं चल रहा होता है संसद का, तो आपको पता है उसे कहते हैं विश्रांति काल। क्या बोलते हैं, विश्रांति काल, रिसेस, है ना, रिसेशन होता है वो, उस समय पे सत्र नहीं चल रहा होता है। तो अगर सत्र चल रहा है तो राष्ट्रपति की ताकत नहीं है कि वो कानून बना दे। क्लियर, अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। अगर सत्र नहीं चल रहा है और अचानक देश को किसी विधि की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति उसे आर्टिकल 123 के अनुसार बनाते हैं, इसे अध्यादेश कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया अध्यादेश कौन से विषयों पर होता है, आर्टिकल 23 में संघ के विषयों पर। कौन से विषयों पर, संघ के विषयों पर। अब मैंने सवाल थोड़ा सा घुमाया, मैंने कहा कि भाई जो राज्य के विषय हैं उन पर भी अब कानून बनाने की ताकत किसको आ गई, संसद को आ गई, इमरजेंसी लगी हुई है देश में। सुनिए सवाल को गौर से, राज्य के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति अब संसद को प्राप्त हो गई, क्योंकि देश में क्या लगी हुई है, इमरजेंसी। अब मैं कह रहा हूं संसद को प्राप्त हो गई और संसद का सत्र नहीं चल रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, संसद का सत्र नहीं चल रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल है आपके सामने, पुलिस। पुलिस किसका विषय है, स्टेट का। पुलिस पर कौन अधिकार रखता है, राज्य, और राज्य इसको कंट्रोल करता है। हमने कहा आर्टिकल 352 लगा हुआ है और पुलिस के किसी कार्य प्रणाली के ऊपर, पुलिस की नौकरी के ऊपर कोई कानून बनना है। अब अगर इमरजेंसी नहीं है तो वो कानून बनाएगा राज्य, राज्य की विधायिका। अगर इमरजेंसी है तो ये कानून बनाएगी अब संसद। और मैं कह रहा हूं संसद का सत्र नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, गौर से सुनो, यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो, लकी गुड इवनिंग, जिशान, कमल, देश क्वेश्चन गौर से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान और राज्य सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी करना हो, राज्य सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी करना है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद होता तो कानून बनाती संसद। अब वे अध्यादेश कौन जारी करेगा,
आर्टिकल 352 लागू है, राज्य सूची पर बनाना है और संसद का सत्र नहीं है तो अध्यादेश आएगा। अध्यादेश कौन जारी करेगा? पहला सवाल राष्ट्रपति, दूसरा आंसर राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से। पक्का? पहला ऑप्शन मैंने दिया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से, क्योंकि राज्यपाल होता है स्टेट में। तीसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं राष्ट्रपति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी राज्य सूची पर अध्यादेश आ ही नहीं सकता और राष्ट्रपति ला नहीं सकता और राज्यपाल इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि 352 लगा हुआ है, तो राज्यपाल की शक्तियां सीमित हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। जल्दी बताओ। गवर्नर तो मैंने ऑप्शन में ही नहीं है, गवर्नर तो ला ही नहीं सकता बिल्कुल भी। अगर संसद की ताकत है तो गवर्नर नहीं ला सकता है, राष्ट्रपति लाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से लाएगा, यह बात दूसरी हो सकती है कि भाई राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से लाए, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश आना है। जल्दी। राष्ट्रपति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से, हाँ यह बात समझ सकते हो कि राष्ट्रपति नॉर्मली काम करता है संघ के मंत्री परिषद की सलाह से, लेकिन हम कौन से विषय पर ला रहे हैं? राज्य के विषय पर ला रहे हैं, तो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ेगी फिर उसे। सवाल बढ़िया है ना मेरा? पहले बताओ सवाल अच्छा है कि नहीं? सेकंड, थर्ड, बी, सेकंड, बी। तो थर्ड राज्य मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति ज्यादा आ रहा है। पहले बताओ सवाल बढ़िया है कि नहीं? सवाल ने दिमाग घुमाया कि नहीं घुमाया तुम्हारा? बी 2, 3, 2 and 3 ज्यादा है ना? बेटा संविधान का ज्ञाता बन जाओगे तुम लोग। आंसर है 1। बाकी सब तो मैं फंसाने के लिए रख रहा हूं जानबूझ के, समझो बात को गौर से। क्या बोल रहा हूं मैं? आंसर 1 है, यानी कि जब आर्टिकल 352 लागू है और राज्य के सूची पर अध्यादेश आना है तो वो कब आ सकता है? जब संसद का सत्र ना हो, संसद सत्र ना हो, तो ऐसे में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेंगे, गवर्नर से कभी सलाह नहीं लेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। और राज्य मंत्रिपरिषद तो मैंने वैसे ही फंसाने के लिए रख दिया, राज्य मंत्रिपरिषद नहीं। याद रखो, जब हमने ये कहा कि एकात्मक व्यवस्था हो गई तो तुम्हें दिमाग से सोचना चाहिए। जब मैंने कह दिया कि कौन सी व्यवस्था हो गई? एकात्मक। एकात्मक व्यवस्था का मतलब है संसद के पास अपने 100 विषय तो हैं ही, प्लस साथ में 61 विषय और आ गए, तो टोटल कितने विषय हो गए? 161। ओके, अब इन सभी सब्जेक्टों पर कानून कौन बनाएगी? संसद। अब जब संसद का सत्र नहीं है तो संविधान कहता है अनुच्छेद 123 के अनुसार, अगर संसद सत्र में ना हो, संसद का सेशन ना हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब 161 सब्जेक्ट अब संसद के हाथ में है तो संसद के सब्जेक्टों पर अध्यादेश केवल राष्ट्रपति लाएंगे। फंसो मत, जो चीजें पढ़ी हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ, कुछ चेंज नहीं होगा। राष्ट्रपति की पावर है, राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है जब सेशन ना चल रहा हो, जब रिसेस चल रहा हो, विश्रांति काल चल रहा हो। बात आई समझ में? क्लियर हुआ? समझ गए बात को? आगे से नहीं फंसना है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी इस पे कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल समझाता हूं आपको क्या है। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन और तुम्हें बता रहा हूं यहां, बहुत बढ़िया। देखो 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ये बेसिकली इंदिरा गांधी की देन है, क्योंकि इंदिरा गांधी का उस समय, इंदिरा गांधी 1976 में आपको पता है तीसरी इमरजेंसी चल रही थी, थर्ड इमरजेंसी 352 लगा रखी थी इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जबरदस्ती ठोकी थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या कानून बनाया? उससे पहले यह था कि आपने ये पढ़ा है कि संघ की, अब आपने दो चीजें पढ़ ली, संघ की कार्यपालिका शक्ति और संघ की विधायी शक्ति, दो होती हैं, और ये दोनों किसके ऊपर इंपोज हो जाती है? राज्य के ऊपर। राज्य को कंट्रोल करता है फिर संघ।
तो 1976 से पहले यह था कि जितने इलाके में इमरजेंसी लगी है, गौर से सुनना, जितने इलाके में इमरजेंसी लगी है केवल उतने ही इलाके में संघ की कार्यपालिका और विधायी शक्ति का कंट्रोल हुआ करता था, केवल उतने इलाके में, जितने इलाके में 352 लगा है। लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी को पूरे देश पे कंट्रोल करना था, उसके खिलाफ विद्रोह ना हो जाए, पुलिस विद्रोह ना कर दे, कोई और विद्रोह ना कर दे, तो ये समय याद करो 1976-42 का संशोधन, उस समय इमरजेंसी चल रही है क्योंकि इमरजेंसी 1977 में हटी थी। तो इसमें इन्होंने ये कर दिया, संसद ने ये कर दिया कि अब अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो जिस जगह 352 इंपोज है, चाहे वो देश के छोटे हिस्से पर ही इंपोज है, तो संघ की कार्यपालिका और विधायिका शक्ति का विस्तार उस हिस्से पर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में पूरे देश पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा? तो संघ की विधायी और कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति मतलब निर्देश देना, विधायी शक्ति मतलब कानून बनाना, यह विस्तार देश के छोटे हिस्से पर अगर इमरजेंसी है तो उसके साथ साथ पूरे देश पर कंट्रोल करेगी केंद्र की सरकार। बात आई समझ में? यह कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया ऐसा। तो आज की डेट में इमरजेंसी अगर पूरे देश में लगती है तो पूरे देश में तो लागू होगा ही होगा, लेकिन अगर देश के किसी छोटे हिस्से में लग जाती है, सपोज अरुणाचल प्रदेश में इमरजेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में आर्टिकल 352 लागू हो चुका है, राष्ट्रीय इमरजेंसी लग गई, तो उसके साथ साथ बेशक अरुणाचल में लगी हो लेकिन पूरे देश के राज्य की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाएंगी। ओके, पूरा देश के ऊपर कानून बनाया जाएगा। यह कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो आज की डेट में इमरजेंसी बेशक किसी छोटे राज्य में हो, छोटे हिस्से में लगी हो, लेकिन उस पर संघ की कार्यपालिका और विधायिका शक्ति का विस्तार पूरे देश में लागू हो जाता है, बेशक इमरजेंसी छोटे से हिस्से में लगी हुई हो। याद रहेगी बात? नोट कर लिया है? तो मोस्टली कानून बने हैं 44वें में, याद रखना। आपातकाल से संबंधित मैक्सिमम कानून कब बने हैं? 44th अमेंडमेंट 1978 में, जब मोरारजी देसाई वाली सरकार थी। लेकिन ये एक ऐसा कानून है जो मैंने बताया कब बना है? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। गड़बड़ में नहीं आना है, दिमाग को खोल के पढ़ना है बिल्कुल सही से। ओके, आ रही है बात समझ में? चलें आगे। अगला है आपका वित्तीय प्रभाव क्या होंगे, वित्तीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वित्तीय शक्ति आप समझते हो, देखो ऐसे कर, ऐसे टैक्स जिनका बंटवारा होता है किसमें? केंद्र व राज्य में। भाई राज्य की इनकम क्या है? केंद्र के द्वारा जाने वाला पैसा। जो टैक्स बनाए जा रहे हैं उन टैक्सों से ही तो राज्य को इनकम होती है ना, ठीक है ना। तो केंद्र और राज्य में करों का, टैक्सों का बंटवारा ही क्या होता है? वित्तीय व्यवस्था होती है। अब नॉर्मल समय में आपको पता है कि केंद्र और राज्य में करों का बंटवारा होता है, पैसे का बंटवारा होता है, पक्की बात है। लेकिन अगर 352 लागू हो गया तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल यह है, राष्ट्रपति राज्य को बांटे जाने वाले करों पर रोक लगा सकते हैं। गौर से सुनो, राष्ट्रपति राज्य को जाने वाले करों पर रोक लगा सकते हैं, यानी राज्य को जाने वाला पैसे का हिस्सा रोका जा सकता है अगर इमरजेंसी लगी है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, देश की एकता को बचाने के लिए। तो ऐसे में राज्य को दिए जाने वाली जो पैसा है, जो कर है, उनको रोक दिया जाएगा। तो इसका मतलब उन्हें रोका भी जा सकता है, उन्हें घटाया भी जा सकता है, राज्य का हिस्सा कम भी किया जा सकता है और राज्य को जाने वाले पैसे पर रोक भी लगाई जा सकती है। दोनों बातें होंगी, पक्का। तो इसका मतलब वित्तीय शक्तियों के प्रभाव, यानी वित्तीय शक्तियां भी किसके हाथों में आ जाएंगी? संघ के हाथों में। फिर वही बात है, बेशक इमरजेंसी लगी हुई हो एक छोटे हिस्से में, अरुणाचल प्रदेश में इमरजेंसी लगी है, अरुणाचल प्रदेश में इमरजेंसी लगी है, पक्का। तो क्या पूरे राज्य के, पूरे देश के राज्यों का पैसा रोका जा सकता है? हां, मैंने क्या कहा, 1976 वाला
जो संशोधन है वो ये कहता है कि संघ की शक्ति का विस्तार पूरे देश पे हो जाएगा, बेशक इमरजेंसी छोटे हिस्से पे लगी हुई हो। तो प्रत्येक राज्य के पैसों, प्रत्येक राज्य पे जाने वाला पैसा रोका जा सकता है, उसको घटाया जा सकता है, टैक्सों का हिस्सा कम किया जा सकता है। बात आ रही है समझ में? अब दूसरी बात यह है कि अगर 352 समाप्त हो गया, क्या सवाल है मेरा, गौर से सुनो, 352 हो गया समाप्त, आर्टिकल 352 समाप्त हो गया, तो जो संसद ने या राष्ट्रपति ने कानून बनाए हैं कि भाई किसके ऊपर, वित्तीय शक्ति के ऊपर, वित्तीय शक्ति के ऊपर बनाए गए कानून कब तक प्रभावी रहेंगे? वित्तीय शक्ति के ऊपर बनाए गए कानून कब तक प्रभावी रहेंगे? सवाल यह है, क्या 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, कब तक? सवाल मेरा फिर समझ लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा राज्य की वित्तीय शक्ति पर लागू किए गए प्रतिबंध या उसके रोके जाने वाले टैक्स या राज्य की वित्तीय शक्ति पर बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के बाद भी कब तक प्रभावी रहेंगे? आपातकाल समाप्त होने के बाद कब तक प्रभावी रहेंगे? पहला है 6 माह, दूसरा है तुरंत समाप्त हो जाएगा वह प्रभाव, तीसरा है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, दैट फाइनेंशियल ईयर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया सवाल है ये। सवाल मेरा समझ लो, क्या सवाल आया हुआ है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। देखो कि अगर वित्तीय शक्ति पर करों के बंटवारे पर संवैधानिक वितरण हो सकता है, तो आपातकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा करों को घटाए जाने के प्रस्ताव या करों के ऊपर लगाए गए जो कानून है संसद के, वे कब तक प्रभावी रहेंगे आपातकाल समाप्त होने के बाद? सवाल यह है, जल्दी से बताइए। दीपक कुमार कह रहे हैं 3rd है, बाकी लोग कह रहे हैं 1 है, 2 है, 4 है। जो 4 कह रहे हैं तो 4 का आंसर क्या होना चाहिए? नन। नन का आंसर मतलब क्या? 1 साल, 2 साल? आरती तोमर, रोहित, जिशान, सत्येंद्र, जल्दी से बताओ। तुम लोगों ने वीडियो शेयर किया नहीं किया अभी क्लास को? क्लास को पढ़ने वाले ग्रुप्स में, जो आपके स्टडी ग्रुप्स हैं बाकी, उन पे शेयर कर देना जरूर, ताकि मैक्सिमम बच्चे देख पाए इसको। कुछ भला हो जाएगा तुम्हारे साथ साथ दूसरों का भी, वरना पता नहीं क्या पढ़ रहे होंगे सब। हाँ जी, आंसर? तो आंसर ये है भाई, दिस इज द आंसर। पीसीएस का क्वेश्चन है ये। यदि, क्या बोल रहे हैं, राज्य के वित्तीय शक्ति पर राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून जो राज्य के करों को रोक रहा है, आपातकाल की समाप्त होने के बाद, आपातकाल की समाप्ति के बाद भी वह कितने समय तक प्रभावी रहता है? आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो याद रखें, उस वित्तीय वर्ष में जारी रहेगा, पूरे वित्तीय वर्ष में। तो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जितना भी समय बचा हुआ है, जहां भी वो आपातकाल खत्म हुआ है, होने दो, लेकिन उस वित्तीय वर्ष के फाइनेंस तक प्रभावी रहेगा। ओके दीपक, बिल्कुल तुम ठीक थे। उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक वह प्रभावी रहेगा। बात आ रही है समझ? क्लियर है? क्लियर हुआ? बोलो जल्दी, क्लियर है ना? तो ये प्रभाव थे हमारे आज के, किस पर? कार्यपालिका, विधायिका और किस पर? वित्तीय प्रभाव। आपातकाल आर्टिकल 352 के ये प्रभाव थे। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। तुम सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। मजे में एंजॉय करो 2 दिन के लिए होली को, और मैक्सिमम बच्चों को बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि व्यूज इस पे बढ़ जाएंगे, तो हम लोग क्लास को आते रहेंगे। ये तुम्हारी ड्यूटी है अब इस क्लास को ज्यादातर बच्चों तक पहुंचाना। और इंडियन कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब करवा दो बच्चों को। अब मुझे तुमसे कहना ही पड़ेगा, तब तुम मानोगे, वरना मानोगे नहीं। ओके, तो हैप्पी होली, खुश रहो, और 2 दिन मस्ती के साथ एंजॉय करो। उसके बाद तीसरे दिन से फिर क्लास शुरू है, तो 2 दिन की तुम्हारी छुट्टी, और 2-3 दिन पढ़िए मेहनत से। और कोई बात हो तो मुझे बताइए। वेलकम वेलकम।
चलिए, ओके, हैप्पी होली। मिलते हैं होली के बाद, टाइम पे क्लास आना है और नोट्स बनाते रहने हैं अपने। बाकी आगे प्रमोद सर की लाइव क्लासेस जो है करंट इवेंट की, और हेमंत सर की क्लासेस हिंदी और आईपीसी सीआरपीसी की हम लोग लाएंगे, तो उनको भी आप लोग ले सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग, गुड नाइट और हैप्पी होली अगेन। खुश रहो और सब लोग इस ईयर में सिलेक्ट हो जाओ, अपनी अपनी नौकरियों पे जाओ, बढ़िया अधिकारी बनो। थैंक यू।